अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन काफ़ी नाराज़ हैं और इसका इजहार भी खुलकर किया जा रहा है। वैसे तो वजूहात कई हैं, सियासी हालात, मुकदमात, इल्ज़ामात, लेकिन इस नाराज़गी की एक वजह वज़ीर रेलवे जनाब शेख रशीद साहब हैं, जिनके लफ्ज़ जियालों का जलाल मुसलसल बढ़ा रहे हैं। अभी पुराने बयान से आए हुए तूफ़ान की गर्द थमी भी नहीं थी कि शेख साहब ने फिर नया महाज खोल दिया। कहते हैं कोई ताकत बिलावल को नुकसान पहुँचा सकती है और पीपल्स पार्टी वाले सारा इल्ज़ाम उनके सर पर डाल देंगे। यहाँ सवाल ये बनता है कि शेख साहब को अब फिक्र बिलावल की है या अपनी, लेकिन इन हालात पे शेख रशीद का बयान वाकई हैरान और परेशान कर दिया है। प्रोग्राम में इस हवाले से तफसीली तौर पर बात करूँगी, जिक्र करूँगी बहरिया टाउन का कि जिसकी मुश्किल कैसे आसान हो गई, और प्रोग्राम के आखिर में आज आपको 7 से 8 की कहानी सुनानी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरा प्रोग्राम देखें। लेकिन उससे पहले आप आज के क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख लीजिए। इंटरनेशनल ताकत ने जो शेख रशीद की आवाज़ को दबाना चाहती है, जो इंडियन लॉबी है, जो इंडियन इन्फ्लुएंस एजेंट है, जो शेख रशीद की आवाज़ को दुनिया में ख़त्म करना चाहते हैं, वो इसको मरवा देंगे और मत्थे मेरे लगा देंगे। जरदारी अपनी चमड़ी बचाने के लिए बिलावल को कुर्बानी की दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो को गाड़ी की छत पर देखकर डरता हूँ। शेख रशीद का समा को खुसूसी इंटरव्यू, बोले असल मुजरिम नवाज शरीफ और जरदारी हैं। उनकी जेबों में मुख्तलिफ ममालिक के अकाउंट्स हैं। ये वो करप्ट लोग हैं जिनसे असल में जमहूरियत को खतरा है। इमरान खान भी इन लोगों का मुहासबा न कर सका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के ऑफर कबूल कर ली। बहरिया टाउन कराची की ज़मीन के 460 अरब अदा करेगा। 27 अगस्त तक 25 अरब की डाउन पेमेंट जमा कराना होगी। बहरिया टाउन तमाम अदायगी 7 साल में करने का पाबंद होगा। मुकम्मल अदायगी के बाद ज़मीन बहरिया टाउन के नाम मुंतकिल होगी। 3 किस्तें देने में नाकामी पर डिफ़ॉल्टर करार दिया जाएगा। अदालत ने नैब को बहरिया टाउन कराची से मुताल्लिक रेफरेंस दायर करने से रोक दिया। कराची में पुलिस एहलकारों का अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ। नाजिमाबाद और गुलशन इकबाल से 2 शहरियों को अगवा किया गया। तावान वसूली के बाद एक शहरी को रिहा कर दिया, दूसरे को 1 लाख रुपए लेने के बावजूद जेल भेज दिया गया। कराची पुलिस चीफ ने समा की खबर की तस्दीक कर दी। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मशाल खान कत्ल केस में एक और बड़ा फैसला। पेशावर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI काउंसलर आरिफ और मुलजिम असद को उम्र कैद सुना दी। 2 मुलजिमान बरी। अदालत ने 12 मार्च को फैसला महफूज किया था। मरकजी मुलजिम इमरान को पहले ही 2 बार सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। रशीद जो है जिनकी का है, बिलावल ने मेरे बारे में बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल की है। गटर वाटर के बारे में पूछे मगर इस इंसान के बारे में मत पूछ। मैं तो उसको बिल्लो रानी मोहब्बत में कहता था। बिल्लो रानी को कहा कि माफी मांग ले, इसी में तेरा फायदा है। मैं चाहता ये हूँ कि बिलावल जो है अपनी सियासत करे, तो उसको एहतियात बरतनी चाहिए। शेख रशीद जो है जिनकी का है, बच्चा बच के खेले तो अच्छा है, वरना सियासी तौर पर मेरे हाथों मारा जाएगा। अगर शेख रशीद साहब जो है मेरा सियासत से तबसरा कर रहा है तो पता नहीं कौन हमारे जो ट्रेन है वो चलाएंगे। मुझे डर है वो कपड़े फाड़ के अपने खुद कहीं थाने में ना चला जाए, शेख रशीद ने फाड़े। वो अपना काम पे फोकस है। गटर वाटर के बारे में पूछे मगर इस इंसान के बारे में मत पूछ। बिलावल भुट्टो और शेख रशीद की कुछ नई पुरानी बातें और इनके दरमियान ये सियासी नोक झोंक जो है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये सिलसिला तो जारी है, मुसलसल जारी है। लेकिन अचानक इस सियासी लड़ाई में शिद्दत आ गई है। बयानात सख्त हो गए हैं, रवैये काफ़ी तल्ख हो गए। कल कहा जरूर है, लेकिन फिर लोग पड़ गए हैं कि छोड़ दो बच्चा। बच्चा बच के खेले तो अच्छा है, वरना सियासी तौर पर मेरे हाथों मारा जाएगा। अब बिलावल के हवाले से शेख रशीद के इस बयान पर पीपल्स पार्टी ने तूफान खड़ा कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने शेख रशीद के खिलाफ मुकदमे के लिए दरखास्त भी दे दी है। जियाले काफी परेशान हैं और काफी नाराज और खफा भी हैं इस बात पे। देखिए, जो आज उसकी पूरी जो शेरुओं की टीम है, जो उसने शेरू पाले हुए मुख्तलिफ,
वो आज सब कहते हैं, बड़ा अफसोस होता है बिलावल भुट्टो पर, वो मोदी की जबान बोलता है, वो पाकिस्तान के दुश्मनों का जो बयानिया है वो बयान कर रहा है कि हम तो पहले शराफत के दायरे में रहकर सियासी अंदाज में इनको निपटना चाहते थे। हमारे चेयरमैन की, हमारी जो सीनियर पार्टी लीडरशिप के उसके साथ बदतमीजी करेंगे, वो तो भाई ये तमीज के दायरे में रहने का ठेका हमने भी नहीं लिया हुआ। अब मसला ये है कि शेख रशीद का पुराना जो बयान था उससे जो तूफान आया था वो अभी तक नहीं सिमटा था, वो अभी तक नहीं थमा था कि वफाकी वज़ीर रेलवे की जानिब से एक नई पेशगोई, इससे फिर एक महाज खुल गया है। शेख रशीद कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी खुद को बचाने के लिए बिलावल भुट्टो को कुर्बानी की दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। कोई भी ताकत बिलावल को नुकसान पहुंचा सकती है। समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से इंटरव्यू के दौरान शेख रशीद साहब ने ये बात कही है, पहले ये बात सुन लीजिए। पीपल्स पार्टी सियासी अपनी तबाही और बर्बादी के आखिरी दाने पे। बिलावल जो है इंडिया की पिच पे खेल रहा है। बिलावल ने इंडियन मीडिया के मुंह में नवाला डाला है। बिलावल जो है इन्फ्लुएंस एजेंट है इंडियन मीडिया का। मैं तो जब उसको गाड़ी की छत पे खड़े हुए देखता हूँ ना तो मुझे डर लगता है कि शायद किसी इंटरनेशनल ताकत ने जो शेख रशीद की आवाज को दबाना चाहती है वो इसको मरवा देंगे और मत्थे मेरे लगा देंगे। मैं खूबसूरत परिंदों का वैसे ही शौकीन हूँ, मेरी कोई ऐसी दहशतगर्दी की सोच नहीं है। बिलावल को बाप अपनी चमड़ी बचाने के लिए कुर्बानी की दहलीज पर चढ़ा रहा है। तो शेख रशीद साहब ने ये इंटरव्यू दिया है समा को स्पेशली, और इसमें जो बात आपने सुनी है वो देखा है कि बिलावल को गाड़ी की छत पर देखकर डर जाते हैं शेख रशीद साहब। मौजूदा हालात में शेख रशीद साहब अब अपने लिए परेशान है या बिलावल के लिए परेशान है, और इतने परेशान कि इतने इंतहाई अहम बयानात आ गए उनकी जानिब से। मौजूदा हाल देखते हुए पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, उनके रहनुमा क्या सोच रहे हैं, क्या रिएक्शन आएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से, बिलावल की जानिब से ख़ास तौर पर, तो बैरिस्टर आमिर हसन साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, कोई ताकत बिलावल को नुकसान पहुँचा सकती है? उन्हें गाड़ी की छत पर देख कर डर जाते हैं शेख रशीद साहब। उनके इस बयान को पीपल्स पार्टी देख किस तरह से रही है, क्या कहना चाहा है उन्होंने, क्या मैसेज देना चाहे पीपल्स पार्टी को और बिलावल को? देखिए, बिलावल भुट्टो का निगहबान अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला उन्हें सेहत व सलामती में और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। दुश्मन इसी तरह की बातें, वो मुशर्रफ हों, मुशर्रफ की बाक़ियात हों। ये वही शेख रशीद है जो मुशर्रफ को सैयद मुशर्रफ कहा करता था और उसकी जिस तरह तारीफ़ करता था, और मुशर्रफ ने इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब की वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जो धमकी दी थी कि मैं आपकी सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार नहीं हूँगा और आप ख़ुद नताइज की ज़िम्मेदार होंगी, तो ये उसी तरीक़ाकार के ऊपर। देखें, आपने जितनी बातें सुनाई हैं करने को मैं बहुत सा, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरी तरबियत शेख रशीद वाली तरबियत है। और शेख रशीद मुकाबला करने चला है बिलावल भुट्टो और भुट्टो की महराज का। बिलावल भुट्टो के नाना ने और बिलावल भुट्टो की माँ ने एक नज़रिए के लिए और जमहूर के हकूक़ की जद्दोजहद करते हुए जान दी, और शेख रशीद के बड़े शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा खुराक खाने की वजह से मर गए बिस्तर के ऊपर, उन्हें कोई नहीं जानता, और यही हाल शेख रशीद का भी होगा। लेकिन हम समझते हैं कि खुदा के लिए आप सिर्फ ये चीज़ें समझें कि ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के अंदर आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में इतनी घटिया ज़ुबान का इस्तेमाल सारी ज़िंदगी किया है, लेकिन वो साबर खातून हमेशा खामोश रही क्योंकि उसका कद एक और था और तो उसके अंदर एक सब्र था। लेकिन ये शख्स, ये मस्करा कभी बाज नहीं आया। मुझे अब पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? अभी भी इस दफा भी यही स्ट्रैटेजी होगी आपकी? अभी भी खामोशी से बर्दाश्त किया जाएगा शेख रशीद साहब की बातों को? देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तो लेवल नहीं, आज तक उन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं की है। जो बातें आप सुनवाते हैं बिलावल साहब ने, वो उन्होंने राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट कही थी कि वो शेख रशीद के बारे में ये कहते हैं। शेख रशीद का इतना कद नहीं कि बिलावल भुट्टो उनके बारे में बात करे, लेकिन हाँ, हमारे जियाले बड़े मुश्तइल हैं, और जब वो मुश्तइल हैं, जब वो देखते हैं कि लाल हवेली की कचरा कुंडी का गलाजत का एक ढेर जो सुबह शाम गलाजत बक रहा है, और अब गलाजत से बढ़ते हुए उसने ये जो कत्ल की धमकियां देना शुरू कर दी हैं, अब दो माइंड सेट का मुकाबला है। ये शेख रशीद नहीं है, माइंड सेट है। एक माइंड सेट है बिलावल भुट्टो का। वो भुट्टो साहब जो कहा करते थे कि रुज्जत पसंद कुव्वतें पाकिस्तान को गरनाता या करबला बनाना चाहती हैं, और उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो
हमेशा, जिसे जालिब कहता था कि डरते हैं बंदूकों वाले, एक निहत्ती लड़की से, वो हर तरह के बंदूक वाले से लड़ी और उन्हीं की बंदूक का शिकार होकर शहादत उसने कबूल की। और बिलावल, मुझे एक सेकंड बात करने दे, मुझे एक सेकंड किरण बात करने दे प्लीज, मुझे ये कंप्लीट करने दे, ये बहुत जरूरी चीज है। मुझे ये सिर्फ कंप्लीट करने दे, फिर मैं आपका सवाल ले। जी फरमा। मैं ये कह रहा हूं कि ये नैरेटिव है और उसके बाद से बिलावल साहब दहशतगर्द कुव्वतों को ललकार रहे हैं, तालिबान को ललकार रहे हैं। और आज ये बयानिया सिर्फ बिलावल भुट्टो का नहीं है, ये रियासत का बयानिया है। रियासत ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, ज़रब-ए-अज़्ब हमारी मुसल्लह अफवाज ने की, रद्दुल फसाद हमने किया। ये शख्स कौन है जो कहता है कि अपनी मैं मौलवी के कहने पे जहाद करूंगा, मैं फाइनेंस करता रहा हूं जहादियों के कैंप्स को। ये इस तरह के, अब ये रियासत के बयानिए के खिलाफ, ये है वो बात जिसे मोदी और मोदी की हुकूमत इस्तेमाल करती है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। तो ये वो बयानिया है जो रियासत मुखालिफ बयानिया है, दहशतगर्दों के हमदर्दों का बयानिया है। वजीर आजम हैं तो वो तालिबान के वकील हैं, वजीर खजाना हैं तो तालिबान के हमदर्द हैं, वजीर दिफा हैं तो कालेदम तंजीमों के हमदर्द हैं। और ये है तो ये जो शेख रशीद गलाजत बकता है सुबह शाम और पाकिस्तान की रियासत के बयानिए के खिलाफ, मैंने इस पर भी आपसे बात करनी है। आगे चल के मैं आपको याद दिला देती हूँ कि किस किस के बारे में बिलावल भुट्टो साहब बात कर चुके हैं। पिछले दिनों हमने ये इशू भी उठाया था, बिलावल साहब ने भी उसके लिए बात की थी, मरियम साहिबा ने भी उसके लिए बात की थी। पीटीएम के हवाले से मैं आपसे बात कर रही हूँ। बहरहाल पहले मुझे शेख रशीद वाली बात को कंप्लीट करने दीजिएगा। शेख रशीद साहब, आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी खुद को बचाने के लिए बिलावल भुट्टो को कुर्बानी की दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। बिलावल को नुकसान पहुंचाकर इल्जाम शेख रशीद साहब के सर पर डाल देंगे। देखें, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की सियासी तारीख का वो बदनसीब किरदार है जिसके बारे में सिर्फ प्रोपेगेंडा किया गया है। मैं गालिब के दो मिसरे कहूंगा कि देखियो गालिब से ना उलझे कोई, है वली पोशीदा और काफिर खुला। आसिफ जरदारी ने अपनी 12 साल की जवानी की जिंदगी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वजह से जेल के अंदर गुजारी है और बिलावल उनका वाहिद बेटा है। कोई शर्म करनी चाहिए। ये शख्स जिसका ना कोई आगे है ना पीछे है, इसे ये मस्खरा है। खुदा की कसम, ऐसे किरदार पाकिस्तान के अंदर सियासत को बदनाम करने के लिए बनाए गए हैं। शेख रशीद का असली चेहरा वो खुद शीशे में नहीं देख सकता। ये विग उतार के सामने आए और ये जो अपनी असल हुलिये में आए तो खुद खौफजदा हो जाएगा। इसका जाहिर भी गंदा है और इसका बातिन भी गंदा है इस शख्स का। हम जातियात पे आपने जितने क्लिप सुनवाए हैं वो कितने अच्छे थे, वो जितने क्लिप आपने सुनवाए हैं वो कितने बेहतर थे। ये शख्स कितनी घटिया गुफ्तगू एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी के सरबराह के बारे में करता है। ये वो शख्स जो खुद सर से पांव तक बंजर है, ना इसके सर के ऊपर बार है और ये बंजर आदमी हमेशा गलाजत बकता है। हम सब्र कर रहे हैं लेकिन हमारे सब्र का इम्तिहान ना लेंगे। हम इश्यूज पे बात करने के लिए बैठे हैं। अगर आप सब्र कर भी रहे हैं तो जातियात पर अटैक करने से, जातियात पर हमले करने से आमिर साहब जो मसाइल का शिकार आप लोग हो रहे हैं उससे कोई हल नहीं निकलने वाला। तो असल मसले पे बात कर लीजिए। जितनी फजूलियात उसने बकी हैं वो जाती थी, जितनी फजूलियात सर मुझे बता दें 4 आप लोगों को ये नहीं दिखाना चाहिए। आपको मीडिया के ऊपर 4 अप्रैल को सर ट्रेन मार्च होने जा रहा है। आमिर साहब 4 अप्रैल को ट्रेन मार्च होने जा रहा है, क़यादत बिलावल करेंगे। सिक्योरिटी से मुतालिक पीपल्स पार्टी को खदशात हैं? देखिए, हमें मैंने पहले कहा है कि अल्लाह ताला बिलावल भुट्टो का निगहबान है। बहरहाल दुश्मन तो हमेशा से भुट्टो ख़ानदान के रहे हैं, इसी वजह से सारा भुट्टो ख़ानदान शहीद हुआ है। लेकिन वजह यह है कि जब आपका मकसद बड़ा होता है, जब आपका नजरिया बड़ा होता है, जब आपका फलसफा बड़ा होता है, जब आपकी कमिटमेंट बड़ी होती है तो फिर शायद जान की हैसियत नहीं उतनी होती। तो यही वो कमिटमेंट है जिसके साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो अवाम के दरमियान आते हैं, जमहूर के दरमियान आते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो फिर आएंगे। इस दफ़ा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पे जाने के लिए अवाम से एक राब्ता मुहिम के जरिए जा रहे हैं। वो ट्रेन मार्च नहीं से आप कह सकते, वो जाएंगे ट्रेन के जरिए और रास्ते में लोग जो ने आएंगे उनसे मुलाकात करेंगे। और ये उनका एक हक है, अवामी राब्ता, ये उनका आईनी हक है। और बिलावल भुट्टो जब भी उन्होंने देखे किरण, कभी खुदा के लिए अप्रिशिएट करें, वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जिसने इंतहाबी मुहिम में कोई नाजेबा बात नहीं की, जिसने मंशूर की बात की, जिसने इशूज़ की बात की, जिसने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जितनी दफ़ा तकारीर की हैं इशूज़ के ऊपर किया है। नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से जो बिलावल भुट्टो ने ललकारा है पार्लियामेंट के अंदर, उनकी वो 28 मिनट की तकरीर में 15-16 मिनट उन्होंने
नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ बात की है, और ऐसा बयानिया हुकूमत के किसी शख्स वजीर आजम से लेके नीचे तक किसी वजीर को जरूरत नहीं हुई कि ऐसा नैरेटिव दे सके। बयानिया जो 28-29 मिनट की आप तकरीर की बात करें, शायद वो किसी ने सुना या नहीं सुना, लेकिन एक उनका जो बयान था, यकीनन वो मैं भी ये कहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को उस बयानिए से तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन साथ साथ इंडियन मीडिया उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। आमिर साहब पहले ज़रा ये याद कीजिए, ये सुन लीजिए, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कल की बात है, फिर इस पर मैं आके आपसे बात करती हूँ। सुन लीजिए, पहले सुनाइए। कि बैड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया, मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे। आप कहते हो कि आप उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किया है, मुझे क्या पता, मैं क्यों यकीन करूं, और किस किस्म के फ्रीज है ये? वो जैसे मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स फ्रोजन थे जब उसने पैसा निकाला था। आप आमिर साहब, अभी आप शेख रशीद साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि रियासत मुखालिफ बयानात ये देते हैं, लेकिन ये क्या था? आप क्या समझते हैं जो बिलावल ने बात की है, ये क्या था? रियासत मुखालिफ बयान नहीं है, ये क्या था? ये हुकूमत मुखालिफ बयान है। मेरी बात सुने, ये आप रियासत और हुकूमत को गुडमुड ना करें। ये वो हुकूमत है जो तालिबान की हमदर्द रही है। इमरान खान मौलवी अजीज के साथ साथ तालिबान का वकील था, और इनके वज़रा ने सारी कैंपेन में कलअदम तंजीमों के साथ मिलकर कैंपेन चलाई है। और ये सवाल उठा रहे हैं बिलावल साहब, जो नेशनल एक्शन प्लान में सबने मानना है कि ये दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं हमारी सरजमीन को, और हमने इन्हें रोकना है। और ये जो मेरी बात सुने, मुझे किरण बात पूरी कर लेने दें, मैं आपका अगला सवाल पैदा नहीं होने दूंगा अगर जवाब पूरा सुनेगी। तो बात ये है कि अगर हम एक ही दफा इन कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई कर लेते हैं। मैं आप ही की बात कर रही हूँ, मैं आपसे ही बात करना चाह रही हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई कौमी लीडर 69 लाख जैसे वोट मिले हों, वो ऐसा कैसे सोच सकता है कि दुश्मन का तैयारा पाकिस्तान में आकर अटैक कर लेगा? न सिर्फ सोच सकता है बल्कि बोल सकता है। इस बात का इजहार भी कैसे कर सकता है? देखिए, इजहार इसलिए कर सकते हैं कि दुश्मन हमारे पे हमलावर तो है। ये तो अल्लाह का करम है कि आज पाकिस्तान, जिन्हें आप आज मशकूक किरदार के गर्दारना चाहते हैं, उन्हीं की वजह से एटमी और मिसाइल और इंशाल्लाह इसके दांत खट्टे होंगे, और इसके दांत खट्टे होंगे दुश्मन के, इंशाल्लाह। ये बनाया गया है, नहीं तो 1970 में हमारे पास एटम बम नहीं था तो हमें 93,000 हथियार गिराने पड़े, आधे से ज्यादा मुल्क खोना पड़ा और हमें सरेंडर करना पड़ा। ये जुल्फिकार अली भुट्टो की वो जुर्रत है और वो एटमी प्रोग्राम है और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दिया हुआ मिसाइल टेक्नोलॉजी, और आज हमारी मजबूत मुसल्लह अफवाज, इंशाअल्लाह ताला हम दुश्मन के दांत कट्टे करेंगे। हम मजबूत हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि सियासी क़ियादतों को मशकूक मत बनाएं। सियासी क़ियादतें ही जुबान से जब लफ्ज उठाती हैं तो दुनिया के अंदर वो लफ्ज मोतबर होते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा है जो 93,000 कैदियों को इज्जत के साथ मुल्क के अंदर लेके आया था, 5,000 मुरब्बा मील जमीन वापस लेके आया था, जिसने इस मुल्क को आइन दिया था, इस मुल्क को ताकत दी थी, और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पे आंखें बंद कर ली थी कि हमारी फौज का मोरल ना गिरे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़रबे अज़्ब के अंदर 50,000 हमारे वर्कर्स ने खून के बैग्स दिए हैं फौजी जवानों को, और हमने जाने दे के रियासत का ये नैरेटिव बनाया है ये दहशतगर्दी के खिलाफ। अदरवाइज जनरल जिया ने तो दहशतगर्द पाले थे, और उसकी बाद की हुकूमत मुशर्रफ ने जिस तरह किया और जो होता रहा, जिस पे आज पाकिस्तान को मुसीबतें फेस करना पड़ रही हैं। और आप ये कभी इमरान नियाजी के बयानात निकालें ना, जो ये इंडियन मीडिया पे जा के कहता था, पाकिस्तान की फौज के बारे में क्या कहता था, मुंबई के अटैक्स के ऊपर ये क्या बात कहता था कि ये कैसे इस्तेमाल होती हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जो बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं, पाकिस्तान के मीडिया के सामने बैठ के कर रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि हमने किसी की डिक्टेशन नहीं लेनी। नरेंद्र मोदी जैसा कसाई कौन होता है कि वो हमें कहे डोजियर के जरिए कि तुम ये करो और ना करो, हम खुद करें। बिलावल ये बता दें कि जरा वो किसकी आवाज बन रहे हैं या किसकी जबान बोल रहे हैं। शहरियार आफरीदी साहब, आमिर साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी उनसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद है, ऐसा कोई पैगाम मिला है क्या? देखें, शहरियार अफरीदी का नाम तो मेरा नहीं ख्याल अभी कोई लोग जानते, अभी तो उन्हें वजारत भी पूरी नहीं मिली, वो एक केयर टेकर है वजारत के अंदर। लेकिन हाँ, उनकी वीडियो बड़ी वायरल है जिसमें वो कलअदम तंजीम को कह रहे हैं कि आपके खिलाफ हमारी हुकूमत में कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इन्हीं मशकूक किरदार के लोगों के खिलाफ पीपल्स पार्टी कहती है कि ये 3-4 मशकूक लोग जो दहशत गर्दों के हमदर्द हैं, उसकी वजह से रियासत के बयानिया
को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, रियासत के नाम को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इमरान खान की अगर कोई जाती मोहब्बत है तालिबान के साथ तो पाकिस्तान कौन है जिनकी बात कर रही थी? एक आपने नाम ले लिया, शेख रशीद, बाकी कौन शेख रशीद, असद उमर, शेख रशीद, असद उमर, शहरयार अफरीदी। असद उमर ने सारी कैंपेन कलअदम तंजीमों के साथ की है। शेख रशीद ने परसों कहा कि मेरे मौलवी का मस्जिद का मौलवी कहेगा तो मैं जहाद पे निकल जाऊंगा। इसी नैरेटिव से इस मुल्क में जैश बने हैं, इस मुल्क में ये जहादी तंजीमों की आड़ में फसाद हुआ है जिसके खिलाफ हमारी मुसल्लह अफवाज जाने दे रही हैं ज़रबे हज़्ब और रद्दुल फसाद में। तो खुदा के लिए आप लोग नैरेटिव को तो समझें। इन जाहिल लोगों की वजह से 3-4 जाहिल लोग जो आए हैं या इनका एक दहशत पसंद लोग हैं, इनकी वजह से आप यकीनन बिल्कुल इस चीज का अंदाजा हो सकता है। सियासी दर्जा हरारत यकीनन बढ़ा है। आपने खुद भी कहा कि ये जो बयानात आ रहे हैं वो हुकूमत मुखालिफ बयानात आ रहे हैं, तो जिस तरह से इस वक्त शिकंजा कस रहा है या जिस तरह से मामलात बढ़ रहे हैं तो यकीनन ऐसा रिएक्शन आना, हुकूमत मुखालिफ बात आना, ये भी शायद हो सकता है। इससे ज़्यादा की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन कम से कम बात वो की जाए कि वो जो दुश्मन के लिए दुश्मन की खुराक ना बन जाए, उसके लिए अच्छा ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौलिक टॉपिक की जाने में बढ़ूंगी। नैब से मुतालिक वज़ीर आज़म का अहम बयान आया है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नैब ने अपना दायरा कार इस्तेदाद से ज़्यादा बढ़ा लिया है। नैब बड़ी मछलियों को पकड़ने पर तवज्जो दे। अखबारात के मालिकान और एडिटर्स से मुलाकात में उन्होंने मज़ीद क्या कहा है? अब्बास शब्बीर मेरे साथ मौजूद हैं इंपॉर्टेंट बात के लिए, उनसे मालूम कर लेती हूँ। अब्बास ज़रा बताइएगा मज़ीद वज़ीर आज़म की जानिब से क्या कहा गया है? किरण, वज़ीर आज़म ने एडिटर्स और अखबार मालिकान से मुलाकात में ये कहा है कि नैब को चाहिए कि अपनी तवज्जो बड़ी मछलियों की तरफ मजबूर करे। बाज़ मामलात की वजह से ब्यूरोक्रेसी में खौफ पैदा हुआ है और साथ साथ उन्होंने कहा है कि नैब ने अपने दायराकार को अपनी इस्तेदाद से ज्यादा फैला लिया है, इसलिए बड़ी मछलियों को पकड़ना वक्त की जरूरत है। पुलवामा वाक़ये के हवाले से आज एडिटर्स और अखबार मालिकान के साथ गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पुलवामा वाक़ये से मोदी ने फायदा तो उठाना था लेकिन वो नहीं उठा सका। जहादी तंजीमों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार फिर आज जहादी तंजीमों के हवाले से उन्होंने सीनियर एडिटर्स को एतमाद में लिया है और कहा है कि बैरूनी ममालिक की जरूरत है कि उनके साथ मिलकर चलें। पहले शरीफ खानदान शोर मचा रहा था, अब आसिफ अली जरदारी की फैमिली जो है वो शोर मचा रही है। नैब पर हुकूमत का कोई जोर नहीं है। हर केस खोलने की बजाय नैब को मखसूस केसेस पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब को वक्त मिलना चाहिए। उन्होंने डिफेंड किया है वज़ीर आला पंजाब को क्योंकि वो मिडिल क्लास से आए हैं और ये भी कहा है कि मुल्क पर 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ाने वाले कौमी मुजरिम है। नैब के हवाले से जो कहा, जब उनसे पूछा कि क्या नैब ने आपको भी नोटिस दिया है तो उन्होंने कहा कि मुझे भी 22 लाख रुपए का नोटिस आया था। ठीक है अब्बास शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त हो गया, वापस आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैरिया टाउन की पेशकश को, उनके ऑफर को कबूल कर लिया। अब इस फैसले से, इस बड़े फैसले से क्या असरात मरतब हो रहे हैं मार्केट में और आवाम पर और उन लोगों पर कि जिनका पैसा लगा हुआ था, इस पर बात करेंगे तफसीली तौर पर, लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए साथ साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। 2 साल बाद ही सही इंसाफ तो हुआ। पेशावर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मशाल खान कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया है। 2 मुल्जिमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और 2 को बरी कर दिया गया है। तालिब इल्म का इंतहाई अफसोसनाक कत्ल पेशावर की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में 13 अप्रैल 2017 को हुआ था, जब मशाल खान को मुश्तइल हुजूम ने कत्ल कर दिया था। मशाल कत्ल केस के दौरान 57 मुल्जिमान का ट्रायल किया गया। मकतूल के वालिद समेत 40 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। इंसाफ होने पर मशाल के वालिद ने इत्मीनान जाहिर किया है। बात सिर्फ इतनी सी है कि माशरे में इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ ठोस इक़दामात उठाने की अशद ज़रूरत है। माशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त से मुताल्लिक भी इक़दामात की इंतहाई ज़रूरत है। ये इंतहाई ज़रूरी हो गए हैं और इन मामलात पर बात करना भी वक्त की अहम ज़रूरत है।
अगले टॉपिक की जाने बढ़ूंगी। बहरिया टाउन के हवाले से अब मैं बात करूंगी, जिसकी मुश्किल आसान हुई है। बहरिया टाउन अमल दरामद केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार की जो पेशकश थी बहरिया टाउन की कराची के लिए 460 अरब रुपए की, उसे कबूल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को रेफरेंस दायर करने से भी रोक दिया है। बहरिया टाउन को 27 अगस्त तक 25 अरब की ये डाउन पेमेंट होगी जो जमा करवानी होगी। बहरिया टाउन 7 साल में तमाम अदायगी करने का पाबंद होगा। बहरिया टाउन 1 सितंबर से माहाना 2 अरब 25 करोड़ रुपए 4 साल तक अदा करेगा। जो आखिरी 3 साल होंगे उसमें बकिया रकम जमा करवानी होगी, जिस पर 4% मार्कअप भी अदा करना होगा। बहरिया टाउन को आने वाली रकम का 30% सुप्रीम कोर्ट में जमा होगा। अदालत ने यह करार दिया है कि मुसलसल 2 या मजमूई तौर पर 3 अक़साद देने में नाकामी डिफ़ॉल्ट तस्वर होगी। बहरिया टाउन ने पार्क्स, सिनेमाज, इसके अलावा इमारात बतौर गारंटी दे दी है। डिफ़ॉल्ट की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई यकीनन होगी। मुआहदे के खिलाफ वर्जी की सूरत में नैब रेफरेंस दायर कर सकेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से रकम सिंध हुकूमत को जमा करवाने की सदा को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत तो कहती थी उसका नुकसान ही नहीं हुआ, सिंध हुकूमत कितने पैसों पर राजी थी ये भी पता है। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि तमाम रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। अहम फैसला है, इसके क्या रात होंगे, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले अशरफ खान नुमाइंदा समा हैं, साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अशरफ, सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की पेशकश मान लिया है, उसका असर मार्केट में क्या देखा आज सुबह से अब तक आपने? जो हमने सर्वे किया, सामान्य मालूमात जो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, जो बहरिया टाउन में जो कारोबार करते हैं, क्योंकि बहरिया टाउन की बात करें तो 16,000 से ज़ायद एकड़ पे ये रकबे पे ये मुहित है, और जिसमें तकरीबन रिहायशी इमारतें भी बनाई जानी थी। टावर्स हैं, 30 के करीब टावर्स बनाए गए हैं, जो 6 मंजिला और 12 मंजिला भी हैं, और जो घर हैं 1 यूनिट भी हैं, सिंगल यूनिट भी हैं, वो घर हैं 10,000 के करीब घर हैं। जब ये मामलात आए, जैसे कि सरमायाकार जो होता है वो मोहताज हो जाता है। जब ये अदालत में चीज़ें गईं और नैब की बातें हो रही थी, तो जो मार्केट वैल्यू जिस पे इनको बेचा गया था, क्योंकि इनकी लीज़ नहीं हुई थी, बहरिया टाउन ने अपने डॉक्यूमेंट्स पे ये तमाम जो हैं प्लॉट्स उनको दिए थे। अब जो उनकी कीमतें हैं वो गिरना शुरू हो गई। जो कीमतें गिरी थी, एग्जाम्पल लेते हैं कि 50 लाख का एक प्लॉट दिया उन्होंने, तो वो गिर कर 40 या 38 लाख पे आ गया, लेकिन ख़रीदार नहीं था, क्योंकि सरमायाकार मोहताज हुए थे। जिन लोगों ने सरमायाकारी की हुई थी वो परेशान थे आगे क्या होने जा रहा है। तो मुख्तलिफ खबरें आई, तो हमने ये मार्च से जो देखा है, यानी 1 मार्च से लेके आज 21 मार्च है, इसमें जो देखा, जो प्राइसेस गिरी थी, कुछ की कीमतें जो है 25% गिरी थी, कुछ की 30% गिरी थी। आज की जो अपडेट ये आई है, जहाँ वहाँ पे बहरिया टाउन में जश्न भी मनाया जा रहा है और बड़े लोग खुश हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की थी वो परेशान थे। लेकिन ये जो आज खबर आई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी पेशकश है, बिल्कुल एक अनसर्टेनिटी थी। अशरफ, हम देख रहे थे, लोग परेशान थे, समझ नहीं आ रहा था कि अब जो अपनी कमाई को या अपनी सेविंग्स को वो इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब उसका क्या होगा। आज उसका जवाब मिल गया है। तो मुजम्मिल असलम साहब, माशी तज्जियाकार हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद मुजम्मिल साहब। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की पेशकश कबूल की। बहरिया टाउन के लिए कितना अहम फैसला है, असरात इसके क्या होते हुए देख रहे हैं आप मार्केट पर ख़ास तौर पे? देखें, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि बहरिया टाउन की जो इंतज़ामिया है वो तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें और जितने शुक्राने के नफल अदा करें वो कम है, और जितना सदका खैरात करें वो भी कम है। क्योंकि एक इतनी बड़ी, जिसे कहते हैं कि उन्होंने स्कीम जो है वो शुरू कर दी थी, और उस पर जितनी कानूनी पेचीदगियाँ थी और कितना जो नेशनल एक्सट्रैक्टर था उसको नुकसान पहुँचाया गया था, उसको आज जो है बगैर किसी को सज़ा दिए, बल्कि आपने खुद बताया कि नैब रेफरेंस भी वापस बुला लिया गया, मंगा लिया गया, और उनको एक साथ पे दे दी 7 साल के लिए। मतलब कब्ज़ा भी उनके पास, उस पर वो बना भी सकते हो, और पैसे वो किस्तों में लोगों से वसूल करके देंगे। तो मतलब मुझे और आपको कभी कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई जगह दे दे कि जी ये ज़मीन आप ले लें, इसमें बना लें मकान, और आप हमें किस्तें देते रहें, और तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो ये तो बहरिया टाउन के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो बेचारे सरमायाकार जो फंस गए थे, जो इन्वेस्टर जो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी, असल में उनको बचाना था। अगर ये फैसला ना होता तो बहरिया टाउन के पास तो लोगों के पैसे जमा हो गए थे, उन लोगों का क्या होता। तो ये आज उन लोगों की जो है दुआएं सुनी गई हैं, और शायद उनके लिए अच्छा हो गया, लेकिन उससे कई ज़्यादा अच्छा बहरिया टाउन के लिए हो गया। मुजम्मिल साहब, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी चीज़, रियल एस्टेट के ऊपर आप सिर्फ बहरिया टाउन नहीं, हम अगर ओवरऑल देखें
तो एक बेएतमादी की फ़िज़ा इसके बाद कायम हो गई थी, लोग बड़े परेशान थे, इन्वेस्टमेंट कैसे करें। रियल इस्टेट पर आप इसका कितना अच्छा असर देख रहे हैं इस फैसले के बाद? देखिए, अभी इस वक्त मुल्क में शरह सूद जो है 10.5% के करीब हो गई भी है। FPR जो है बंदे ढूंढ रहे हैं ब्लैक मनी वाइट मनी की। रियल स्टेट जो है पाकिस्तान की, क्या पूरी दुनिया की मईशत की बैकबोन तो होती है, लेकिन पाकिस्तान में उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। ब्लैक का पैसा यहाँ पार्क होता था, जितनी भी चोरी, टैक्स की चोरी, सरकारी चोरी, करप्शन का पैसा, तो वो जो है अब क्योंकि FBR आजकल बहुत लग गया है पीछे ब्लैक और वाइट के लिए, तो ये सारा कुछ हो तो गया बैरियर टाउन का, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक एक एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी तो पहले की तरह बैरियर टाउन में कारोबार नहीं होगा जैसे पहले होता था। क्योंकि अब ये हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है कि अब इस मईशत को डॉक्यूमेंटेड करना है, फाइलर लोगों को बनाना है। और एक आपको पता होगा कि एक बजट में भी पास हुआ है कि 50 लाख से ऊपर कोई जायदाद अगर फाइलर नहीं है तो नहीं खरीद सकता। तो बैरियर टाउन के या जितने भी रियल स्टेट के सरमायाकार हैं वो या मेंबर्स हैं, वो जो है 95% या 90% जो है वो फाइलर्स नहीं है। तो अब इनको दूसरी तैयारी भी, लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी होगी, वो फाइलर बने और जो जायदाद वो खरीद रहे हैं वो FBR को शो करें और अपना टैक्स दें। तो अब पहले जैसी, जैसे कहते हैं कि अंधेर नगरी नहीं होगी रियल स्टेट में जिस तरह पहले होती थी। बिल्कुल ठीक है। अशरफ, आप बताइएगा, फैसले के बाद काम का आगाज़ हो कि अलाट्रीज जो हैं उनका क्या कहना है, मुतमईन है? नहीं, जैसे कि मैंने बताया किरण के पहले जो बायर जो था, क्योंकि कीमतें गिर गई थी लेकिन बायर नहीं था, आज जो अपडेट मिली है तकरीबन 20 से 50% तक मुख्तलिफ प्लॉट्स की कीमतों में इजाफा हो गया है। और जो रियल इस्टेट एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन, उन्होंने समाज से खुसूसी गुफ्तगू की थी, उन्होंने भी अपडेट किया है कि सिर्फ मार्च की बात करें 21 दिनों में जो फ़र्क आया है, नुमाया फ़र्क आया है, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू से जो नीचे कीमतें चली गई थी वो वापस ऊपर आ गई हैं, जिस पे लोगों ने ख़रीदारी की हुई थी। अब पहले उनको नुकसान हो रहा था, लेकिन अब जो नुकसान है उनका वो मुनाफे में आ गया। और ये कहा यह जा रहा है जैसे जैसे दिन गुजरेंगे मज़ीद इन्वेस्टर जो है इसमें अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि पहले ख़रीदार नहीं था, अब सेलर नहीं है। अब फ़र्क यहाँ पे ये है, पहले ख़रीदार नहीं था, अब यहाँ माल बेचने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अब कीमतों में इजाफा हो रहा है। वजह यह है कि एक पॉजिटिव खबर आई है, और सिर्फ बहरिया टाउन के लिए नहीं, बाकी दीगर चीज़ों के लिए। जैसे मुज़म्मिल असलम साहब ने भी कहा कि जो FBR की जानिब से आया, हुकूमत ने ये कहा है नॉन फाइलर 50 लाख से ऊपर का घर नॉन फाइलर अपने नाम पे नहीं करा सकता। एक ये सबसे बड़ा इशू है। और FBR भी जा रहा है कि जो करप्शन का पैसा या काला धन अपने पास रखा हुआ है उनके पीछे जा रहे हैं जो बड़े लोग हैं। तो ये एक इशू है, क्योंकि वो बूम फौरी तौर पर नजर नहीं आएगा जब तक मईशत डॉक्यूमेंट नहीं हो जाती। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, आपने अपनी बात का आगाज़ ऐसे किया था कि बैरिया टाउन वालों को शुक्र अदा करना चाहिए, सजदे करने चाहिए, सदका खैरात जितना हो सके करना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि एक मसले से निकले हैं तो ये दूसरा मसला भी तो है, सर उठाए खड़ा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग केस। मलिक रियाज, जैन मलिक, इनका जिक्र भी है। आगे मुश्किलात देख रहे हैं आप इनके लिए भी, फिर इनके साथ साथ कोई असर पड़ता हुआ देख रहे हैं इन मुश्किलात के साथ? देखें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल ये है कि बस पेशी में जाना है। इसके अलावा इस मुल्क में सज़ा अभी तक किसको हुई है? जिनको सज़ा होती है उनकी भी जो है साथ ही कह देते हैं बीमार हो गए, इनको इलाज के लिए भेज दें। तो इस मुल्क में सज़ा तो किसी को होती नहीं है। बल्कि आज मैं समझता हूँ कि एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि आप चोरी करें, चोरी पकड़ी नहीं गई तो आपकी लॉटरी, अगर पकड़ी गई तो फिर जो है प्ली बार्गेन हो जाएगा, पैसे लेकर जो है काम ख़त्म हो जाएगा। आप आज देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट ने नैप का रेफरेंस भी कहा कि वापस दे दें, नैप का डॉक्यूमेंट वापस दे दें, रेफरेंस दाखिल नहीं होगा। तो ये कितना, जिसे कहते हैं कि एक सीधी रास्ते में चलने वाला आदमी के लिए सेटबैक है कि वो जो है सीधे रास्ते में चल के जो है हलाल और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता है। जो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं पूरी करता आप उसको जो है खुली छूट दे देते हैं। तो ये मैं फिर ये कहूँगा कि ये फैसला, अगर आप इसको इस तनासुर में देखिए कि ये जो रकम है ये 460 अरब रुपए की, ये जुर्माने के तौर पर की गई है ना, कि जो कीमत थी वो अदा नहीं की गई है, अब आप इसे अदा कर दें, ये जुर्माने के तौर पर रकम है। देखें, अगर ये केस ना होता, पिछली हुकूमत, पिछले चीफ जस्टिस ये केस को ना उठाते तो ये 460 अरब रुपए तो गोल हो गए थे ना, ये तो हजम हो गए थे और इसकी तो बंदरबाट हो चुकी हुई थी। तो अब यही है ना कि एक पैगाम यही है कि आप जो है हुकूमत और सरकारी लोगों के साथ मिलके जो है कोई भी फ्रॉड करें या कोई भी चीज़ कर लें, और अगर नहीं पकड़े गए तो कोई बात नहीं, अगर पकड़े गए तो फिर लेन देन कर लेंगे। तो ये एक नेगेटिव मैसेज भी है। और लेकिन वक्त की ज़रूरत भी थी, क्योंकि आम आदमी बहुत बुरे तरीके से फंस गया था।
लेकिन आम आदमी को भी समझना चाहिए कि अभी जैसे अशरफ बता रहे हैं कि सिर्फ इस फैसले से 20 से 50% कीमत एक दिन में बढ़ गई, तो वो तो कोई आम आदमी तो नहीं, वहां पे कोई जुआ हो रहा है। अगर किसी एक जगह पे दिन में 50% कीमत बढ़ जाए तो वो कोई वहां पे कोई कारोबार नहीं हो रहा, वहां एक जुआ हो रहा है और वहां पे लोगों को इस जुए में डाला जा रहा है। तो ये भी बहुत नेगेटिव चीज है और इसको जो है कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है मुजम्मिल साहब, अब ये आपका तज्जिया है, लेकिन क्या वाकई मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से कोई मुश्किलात हो सकती हैं? अब जैन मलिक का नाम इसमें है, मलिक रियाज साहब का नाम इसमें, अशरफ जी अगर देखें जो मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट आया है और बेनामी अकाउंट का एक्ट आया है, वो बहुत बड़ा इशू है कि मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, जो पैसा यहाँ से बाहर गया है उसकी जांच पड़ताल में स्टेट बैंक भी है, FBI भी है, FIA भी लगी हुई है। अब जो पैसा बाहर गया है उसको कहा गया है कि करप्शन का पैसा है, जिसमें जो भी सरकारी अफसरान हैं या कोई इंडिविजुअल है उसके पीछे नैब जाएगा। नैब बनाई इस वजह से गई थी, लेकिन अब जो इसमें जैसे कि मुजम्मिल हसन साहब ने कहा कि सज़ा की बात की जा रही है कि पैसे प्री बार्गेनिंग हो जाती है, लेकिन अभी जो यहाँ पैसे की जो बात हुई है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट बना है, उससे बैंकिंग की ट्रांजैक्शन पता चल गई है, उसके पीछे लोग जा रहे हैं और बहुत ही अहम सबूत मिले हैं जिसकी बुनियाद पे ये सब चीज़ें आगे जा रही हैं और इस पर पूछगछ भी होगी और बचना मुश्किल नज़र आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत अच्छा साइन है कि पैसे के हवाले से कानून पर अमल दरामद हो रहा है, अब कानून की बात हो रही है, कानून की पासदारी की जा रही है। अशरफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ मौजूद थे। मुजम्मिल असलम साहब आज होते बात कर रहे थे, तज्जिया दे रहे थे अपना। एक और बड़ा मसला पाकिस्तान में ही हमारे पास जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं उनके बारे में ब्रेक के बाद मैं बात करूंगी, क्योंकि चोर, डाकू, मुनशियात फरोश, ये तो हमारी पुलिस की जो काली भीड़ है उनसे पकड़ी नहीं जाती, लेकिन आम आवाम के साथ क्या सलूक होता है, किस किस तरह से फ़ायदा उठाया जाता है, उसके लिए मेहमान भी साथ मौजूद होंगे। बात होगी लेकिन ब्रेक के बाद। के अंदर ही अंदर में 4 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। चार रात के कुछ तो पता बता दो, मेरे बच्चे रोजाना होता है सुबह 1 घंटे 2 घंटे एकदम गोली मार दो मुझे। जनाब आने से पहले बाबा आ जाओ, अकेले आना, रात तक तुम्हारा बंदा पहुंच जाएगा। इसमें वो मुलविस होंगे, अच्छा लग रहा है वो गिरफ्तार होंगे, यह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी। पुलिस में मौजूद काली भेड़ें मुसलसल महकमे की बदनामी की वजह बन रही हैं। तफरीही मकामात पर जनाब आने जाने वाले जोड़ों को तंग करना, उनसे निकाहनामे मांगना, पैसे मांगना, ख़वातीन से बदतमीज़ी करना, लेकिन बात इससे बहुत आगे है, बल्कि आगे निकल चुकी है। कराची में पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर अगवा बराए तावान की वारदातों में भी मुलव्वस हैं। 27 फरवरी को गुलशन इकबाल से एक शख्स अदनान, इसको अगवा करके 4 लाख रुपए तावान पुलिस ने मांगा। अदनान ने अपने भाई रिजवान को फ़ोन करके पैसे इकट्ठा करने का कहा। सुनिए। हेलो रिजवान। हाँ कौन? अदनान। हादमन। तेरा भाई। हादमन। तेरा भाई। हादमन। जिसकी बात कर रहा हूँ चुपचाप खामोश होकर सुनियो। 2 घंटे के अंदर ही अंदर में 4 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। हाँ। 1 घंटे बाद फिर फोन करूंगा। हाँ। आप तुम्हें जगह बताएंगे। हाँ। और मैं फिर इज्जत और एहतराम के साथ घर आ जाऊंगा। हाँ। बेटे के अगवा पर माँ भी दुहाइयां देती रही। कुछ तो पता बता दो, मेरे बच्चे कब तक मुझे कुछ बताओ। रोजाना होता है सुबह 1 घंटे 2 घंटे एकदम गोली मार दो मुझे गोली मार दो। अच्छा बस खत्म झगड़ा, मैं मुझसे सुकून नहीं हो रहा, मुझे गोली मार दो। आज बेटे 11 दिन हो गए, 11 दिन हो गए। कहना बूढ़ा बाप कैसा रो रहा है। सब रोते हैं, बच्ची पूछती मम्मा बाबा नहीं आए। 15 दिनों बाद अहले खाना से 4 लाख रुपए तावान लेकर अदनान को रिहा कर दिया गया। इसी तरह के एक और शहरी सैफुद्दीन को नाज़िमाबाद से अगवा किया गया। अगवाकार ने सैफुद्दीन के भाई को फ़ोन पर 1 लाख रुपए तावान के बदले रिहाई का यकीन दिलाया। उनकी बातचीत क्या हुई, पहले ये सुनवाती हूँ आपको। आप थाने से पहले बिल्कुल थाने के बराबर के अंदर बना हुआ है एक पंप। सही, ठीक है, तो वहाँ आ जाओ, ठीक है। अकेले आना, फिर वहाँ से वो हमारा बंदा आ जाएगा तुम्हारे पास। सही, ठीक है। बंदा आ जाएगा, फिर वो उसके हवाले कर देना, रात तक तुम्हारा बंदा पहुँच जाएगा तुम्हारे पास।
अब 1 लाख रुपए वसूल करके सैफुद्दीन को गैर कानूनी असलहा रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख कह रहे हैं कि पुलिस एहलकारों का जराइम में मुलव्वस होना नाकाबिले बर्दाश्त है, मामला उनके इल्म में है, तहकीकात इस हवाले से की जा रही हैं। पहले ये बात भी सुन लीजिए। बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अगर वो ये साबित होता है, इंक्वायरी मैंने SSP मलिर को दी हुई है, वो कर रहे हैं, ये मेरे नोटिस में है बात, इसमें वो मुलविस होंगे, उसमें एविडेंस कुछ दी गई थी तो मजीद SP रिपोर्ट देगा, इंशाल्लाह वो गिरफ्तार होंगे, यह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। जो भी इसमें आएगा, जब भी आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पुलिस को अवाम का रखवाले का एक रोल करना चाहिए, पुलिस को एक मुहाफिज का रोल करना चाहिए। तो पुलिस के ये जिनको हम पुलिस में काली भीड़े कहते हैं, ये अवाम के मुहाफिज हैं और इस तरह से अवाम की हिफाजत की जा रही है। पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरियों का अगवा, क्या इन हालात और वाक़यात से अवाम का एतमाद बहाल होगा? इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़यात हैं जो कुछ हमारे सामने आ सके हैं, पर न जाने कितने ऐसे वाक़यात मज़ीद होंगे जो माएँ बहनें घर में चिल्लाती होंगी, रोती होंगी कि शायद उनके भाई या उनके बच्चे या उनके बेटे जहाँ पर मौजूद हैं वो उन्हें मिल जाए, लेकिन अल्लाह जाने वो इस वक्त कहाँ पर होंगे। अदनान के भाई रिजवान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनकी वालिदा भी मेरे साथ मौजूद हैं, और सैफ के भाई हैं कामरान, वो मेरे साथ मौजूद हैं। जो वालिदा साहिबा, उनसे मैं बात का आगाज़ करूँगी। यकीनन ये बहुत तकलीफ़ दे वाक़या है, पुलिस एहलकारों पर इल्ज़ाम, अगवा का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इस तरह का वाक़या ये कैसे पेश आया, इनको पता कैसे चला? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बताइएगा इस वाक़े के बारे में क्या हुआ था। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरी बहू का 5 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे से अदनान को ले गए हैं। मैं उस वक्त तहज्जुद की नमाज़ के लिए जा रही थी, मैं चीखती अपने मियाँ के कमरे में गई, वहाँ से आई, मैंने कहा यहाँ से ऐसे ऐसे अदनान को लेके चले गए। खैर उसके बाद फिर मैंने कहा पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, कुरान शरीफ पढ़ लूँ, उसके बाद फिर मैं सबको फ़ोन करूँगी। मैंने अपने बच्चों को सबको फ़ोन करा। जब फिर इसके बाद फिर हम लोग रोते पीटते भागते, हर जगह जगह भाग रहे, कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाए, कोई हमें पता नहीं चल रहा था। तो मेरी बहू को ये आया था फ़ोन के उसको अदनान को ले गए हैं। कहाँ ले गए? वो भी उसने किराएदार, ऊपर वाली किराएदार के नंबर से मुझे फ़ोन करा था। उसके बाद मुझे कुछ मालूम, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरी परेशान इतनी हो गई थी, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, मुझे कहीं पर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि मैं इतनी परेशान हो गई थी। जहाँ जा रहे हैं अपनी मुँह की कहाँ करा रहे हैं, किसी से मालूमात भी करें, कोई हमें पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ पर है, अदनान हमारा कहाँ नहीं है। जिस तरीके से मेरी ये 13-14 रातें कटी, मेरा खुदा जान सकता है। उसके बाद फिर अचानक फ़ोन आता है अदनान का, अचानक फ़ोन आता है अदनान का रिजवान के पास। तो फिर हम लोग लेने के लिए गए वहाँ पर, और ये यकीन माने मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगी, 4 लाख रुपये मैंने किस तरह से करे ये मेरा रब जान सकता है। किसी के पास अचानक 50,000 भी नहीं निकलेंगे। बस जहाँ से हम लोग भागम दौड़ी, इधर से उधर से, किसी के हाथ जोड़ने, किसी के पैर पकड़ने के, हमें 4 लाख रुपये दे दो। बिल्कुल हमारे साथ वो सीन हुआ जैसे फिल्मों वाला सीन या ड्रामा वाला सीन होता है। किसी और बच्चों को तो वहाँ बुला लिया गुलशन की तरफ को, और अदनान को मैंने कहाँ बुलाया गुलशन की तरफ को, और उसको लेकर छोड़ दिया। 4 लाख रुपए हमसे ले गए। हम समझे शायद हमारा बच्चा नहीं मिलेगा हमें। उसके बाद फिर हम लोग बहुत परेशान हो गए, आखिर अदनान को कहाँ ले गए, 4 लाख रुपए भी हमसे ले गए। तो उसके बाद फिर पता चला कि अदनान को छोड़ दिया 10 इधर गुलशन इकबाल की चौरंगी की तरफ को, जाने पुल की तरफ वहाँ से छोड़ दिया। आखिर मेरे बच्चों को क्या जुर्म था, मेरे बच्चों को, और उसके अदनान मेरा बच्चा कह रहा पागल हुआ हुआ मेरा बच्चा। अम्मी वो बनाई थी, अम्मी वो खौफजदा जगह थी, उसको इतना मारा बदहाफसा ने। वो अपना घड़ी घड़ी ट्राउजर नीचे उतारता दिखाता है कि दिल एक माँ का, बहनों का, भाइयों का क्या दिल कहेगा कि किसको उसको इतना क्यों मारा, क्या खता है। तुम गिरफ्तार करके लेके जाते, उसको थाने में रखते, उसको जेल भेजते, ये क्या तरीका। ये तो अगवा बराए तावान का होके रह गया कि हमसे 4 लाख रुपए लेके तुमने छोड़। उसके बाद क्योंकि ये समा ने ये मामला उठाया, इसके ऊपर पुलिस चीफ जो हैं उनकी जानिब से बयान आ गया, वो बात कर रहे हैं कि हम इस पर नोटिस लेंगे। क्या उसके बाद आप लोगों को किसी किस्म की कोई धमकी आमिज़ फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई, या आप लोगों को कहा गया कि अपना मुंह बंद रखें, या आप लोगों को कोई धमकी मिली है? नहीं, किसी किस्म के राब्ते किए जा रहे हैं आप लोगों से? मेरे पास जो फ़ोन आता था, वो इरफान साहब का फ़ोन आता था, कहते थे मैं थाने से बात कर रहा हूँ, अदनान कहाँ है, लेकर आइए उसको।
वो उन दिनों में इतना खौफज़दा था, इतना खौफज़दा, जहाँ मैं कहती थी बेटे ऐसी हालत, अम्मी मैं नहीं जाऊँगा, अम्मी मैं नहीं जाऊँगा। 2 दिन तक तो उसकी बहुत ही हालत ख़राब है। कितना बड़ा है आपका बेटा, क्या उम्र है आपके बेटे की? माशाल्लाह उसकी 30-35 साल की है, 4 बच्चे उसके माशाल्लाह से। सैफ अभी मेरे साथ मौजूद हैं। अगर अभी हम महातीर मोहम्मद के हवाले से भी नाजरीन को, क्योंकि साथ साथ हम आगाह कर रहे थे, पहुंच चुके हैं, वज़ीर आज़म ने उनका इस्तकबाल किया है, लेकिन साथ साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे भी हम बात करें। ये मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे मैं जानती हूँ आपके भाई 1 लाख रुपए का मसला था, आप बताइएगा क्या वाक़या हुआ? हमें भी पता नहीं था कि सुबह 4 बजे उनके घर पर रेड पड़ी है, 2 मोबाइल, एक कार आई थी और अदनान की वाइफ आती है, फ़ोन आता है उनका कि आपका भाई उड़ गया है, और मुझे भी साथ ले गए थे, मुझे रक्शे में बिठा के उन्होंने छोड़ दिया है। ये अदनान की वाइफ की कॉल आपके घर पे आती है? जी फरा बोलती है कि मुझे रक्शे में बिठा के उन्होंने छोड़ दिया है और अदनान को और सैफ को वो ले गए। अब उसके बाद हम लोग परेशान हो जाते हैं, हर जगह हर थाने में अपील करते हैं, कहाँ है कहीं भी पता नहीं चलता। 20 दिन के बाद एक कॉल आती है मेरे पास कि मेरे भाई की। मैं एकदम चौंक जाता हूँ, मैंने कहाँ पर हैं आप? तो बोलने आप 15 मिनट के अंदर या आधे घंटे में 1 लाख रुपए कर लो और मैं सही खैरियत से हूँ। फिर मैंने बोला कहाँ लाऊँ? बोलना मैं आपको फिर कॉल करूँगा 10 मिनट के बाद। तो मैंने अपने सारे काम छोड़ के मैं पैसों के लिए लग गया, पैसे जमा करने। फिर 10 मिनट बाद कॉल आती है, तो मैंने बोला आप 1 लाख रुपये मैं कैसे दे दूँ आपको? आप मेरे भाई को आप क्या करते हैं? मेरा अपना कारोबार है, बिजनेस है। और आपके भाई क्या करते हैं? वो भी मेरे पास ही काम करते थे। अच्छा ठीक है, 1 लाख रुपए का बंदोबस्त फिर कैसे किया आपने? मैंने भाई से लिए, कुछ वालदा से लिए, कुछ मेरी वाइफ के पास पड़े थे, मैंने अपने पास से जमा करके वो 1 लाख रुपए जमा कर लिए। फिर 10 मिनट बाद उनकी कॉल आती है कि आपको हम कॉल करेंगे, उस एड्रेस पे आ जाना। मैंने बोला एड्रेस? बोलना आप, मैं आपको 10 मिनट बाद फिर दोबारा कॉल करूँ। फिर मैं इंतज़ार करता रहा कॉल का। उन्होंने फिर 10 मिनट बाद मुझे कॉल करी, बोला आप सीधा आ जाएँ हाईवे से गिटाब थाने की तरफ। जी। उससे पहले मैं रुक गया पंप पे, उन्होंने नंबर बंद कर दिया। नंबर बंद करने के बाद जी फिर मुझे कॉल करी कि आप थोड़ा सा गिटाब थाने के बिल्कुल दीवार के पास आ जाएं। फिर उन्होंने आखिरी कॉल करी है, उन्होंने बोला मोटरसाइकिल पे एक हमारा बंदा आएगा, हेलमेट पहना हुआ होगा, आप उसको 1 लाख रुपए दे दें और आपका भाई वापस आ जाएगा। तो फिर ये गैर कानूनी असलहे पर जो FIR हुई है, ये क्या हुआ है? उसके दूसरे दिन 2 दिन के बाद हमारे भाई की कॉल आती है थाने से, मलिर थाने से, कि आपका भाई इधर है थाने में, हमने उसकी FIR काट दी है और वो मलिर जेल में है। तो फिर हम मिलने जाते हैं तो वो बताता है हमें तफसील से कि मुझे वहाँ रखा हुआ था, पट्टियाँ बानी हुई थी, मारा इतना है उसको, उससे चला भी नहीं जा रहा। और ये पुलिस के आप कोई अपील करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? यकीनन पुलिस चीफ ने इस पर बात की है, वो नोटिस भी ले लिया है, मजीद कुछ आप कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहूँगी कि खुदारा हाथ जोड़ के कहती हूँ IGP DIG साहब को, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये 4-4 लाख में किस तरह से बच्चों को छोड़ा जा रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या जुर्म है इनका? अच्छा, प्लस मेरे छोटे बेटे की जान खतरे में है, उसको भी कहा गया अदनान से कि तेरे छोटे भाई का भी देखना क्या होगा, और तुम शहर छोड़ के चले जाओ यहाँ से। शहर कहाँ से दुश्मनी है? कुछ ज्यादा दुश्मनी है ना हमारी इनसे है, ना हमारी किसी से दुश्मन आएगी, कुछ भी नहीं है। हम लोग तो अपने रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना, कोई भी, हम लोग तो कारोबारी आदमी, कोई भी हमारी दुश्मन आई। 2 बेटे मेरे, 2 मेरे बेटे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? मैं एक से अपील करती हूँ, एक से गुजारिश करती हूँ मैं कि खुदारा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? घरों से उठा के लेके जा रहे हैं बच्चों को। मुतमईन है आप जो नोटिस लिया गया है अमीर शेख की जानिब से? मुतमईन है आप दोनों इस पर? मुतमईन क्या? आप मुझे बताइए ना, आखिर ये हो क्या रहा है, पहले मुझे बताइए। यकीनन ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये हो क्या रहा है। नोटिस तो हो गया, अगर ये चीज सामने आई है, अगर सामने ये मामला उठाया है, इस पर नोटिस तो ले लिया गया, लेकिन ये अवाम की जानिब से और मुतासरीन की जानिब से या जिनके साथ ये तमाम सलूक किया गया उनकी जानिब से बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस जो अवाम की मुहाफिज है वो कर क्या रही है, ये हो क्या रहा है। तो यकीनन न सिर्फ इसकी रोकथाम की ज़रूरत है बल्कि ऐसी सज़ाएँ मुतय्यन करने की ज़रूरत है कि दोबारा इस तरह के वाक़यात ना हों। न्यूजीलैंड, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। न्यूजीलैंड में जो दहशतगर्दी पर पूरी दुनिया सोगवार है, अब मैं इस पर बात करने लगी हूँ। पहले आपको दिखाती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई न की तो ये दूसरी जो इबादतगाहें हैं उन पर भी ये हमला कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड की कमी हमारी चीज़ अभी यहाँ पर भी आ गया है। दरख्वास्त करते हैं कि हमारी सेफ्टी, हमारे मुसलमानों की सेफ्टी हो जाए। इस
इस्लाम जो है पुरअमन मज़हब है, वो हम पुरअमन रहना चाहते हैं, इंशाअल्लाह पुरअमन ही रहेंगे। बेशक इस्लाम पुरअमन है और ये मुल्क, यहाँ के लोग भी पुरअमन है। क्राइस्ट चर्च में 15 मार्च को 2 मसाजिद पर दहशतगर्दाना हमलों में ज़िंदगियों से महरूम होने वालों के लिए दुनिया सोगवार है। इंसानियत के लिए वज़ीर आज़म जसिंडा ऑर्डन का किरदार यकीनन काबिल तारीफ़ है। शोहदाए न्यूजीलैंड की याद में कल यानी जुमे के रोज़ 2 मिनट की खामोशी अख्तियार